नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। तो तकरीबन 9 दिन के इंतजार के बाद अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। 3 दिसंबर को नतीजों के बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक बीजेपी आलाकमान में कई दौर का मंथन चला। तीनों ही राज्यों के कई वरिष्ठ नेता एक के बाद एक कई बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से भी कई राउंड की मुलाकात हुई है और तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला किया। तीनों ही राज्यों में 2-2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए, जिनके जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई। हालांकि ये बात भी जग जाहिर है कि बीजेपी के हर फैसले के पीछे सोची समझी सियासी रणनीति होती है और उस रणनीति के केंद्र में चुनाव भी होता है। बीजेपी का यह फैसला भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसके पीछे 2024 को लेकर बड़ा एक्सपेरिमेंट है। बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी, तो राजस्थान में सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया गया। माना यह जा रहा है कि इस फैसले के जरिए बीजेपी 2024 में एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश में नजर आती है और आज इसी पर करने वाले हैं दहाड़ में चर्चा। लेकिन उससे पहले अब जरा 3 राज्यों में बीजेपी के फैसले को आंकड़ों के जरिए समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बात 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की हो रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर ओबीसी समुदाय से मुख्यमंत्री को बनाया गया। अब 2024 के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो देश में ओबीसी वोटर्स की संख्या 52% की है। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ का, जहां पर आदिवासी नेता को राज्य की कमान दी गई है। बीजेपी के लंबे समय से आदिवासी वोटर्स पर नजर है और करीब 9 राज्यों में आदिवासी वोटर्स का प्रभाव है। 2024 के लिहाज से अगर आप इसे देखेंगे तो देश में आदिवासी वोटर्स की संख्या 9% है। और अब बात राजस्थान की करेंगे, क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी ने चौंका दिया है और पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। माना यह जा रहा है कि इसके जरिए सवर्ण वोटर्स को साधने की कोशिश होगी, जिनकी संख्या देश भर में करीब 30% की है। और ये जो आपको नंबर ऑफ पॉपुलेशन नजर आ रही है, ये दरअसल बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक 2024 के लिहाज से बनता हुआ नजर आ रहा है और ये भी माना जा रहा है कि इसी के आधार पर बीजेपी अब आगे की रणनीति तय करने जा रही है और इसकी शुरुआत, इसका आगाज भी हो चुका है। तो आइए दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा देती हूं। धनंजय गिरि जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपसे थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रेम कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आपसे थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन धनंजय गिरि जी, पहला नंबर आज मेहमानों में जुड़ने का आप ही का लगा है और पहला नंबर तो बनता है क्योंकि तीनों ही राज्यों में अब मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो चुका है। सबसे पहले, क्या आपके जरिए 2024 में बीजेपी की रणनीति, एक तरफ आदिवासी, दूसरी तरफ दलित और तीसरी तरफ सवर्ण चेहरा, 2024 में एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर नजर आता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बापू और बाबा साहेब दोनों के युग्म स्वरूप हैं, दोनों का जुड़ाव है। विपक्ष छाती पीट रहा है, अब आगे क्या करे। मोदी जी विपक्ष को सहलाने का भी अवसर नहीं देते। विपक्ष को एक चोट लगी है। सामाजिक समरसता के मोदी जी बड़े अभियंता हैं, इनकी अभियांत्रिकी को समझना विपक्ष के लिए मुश्किल है। विपक्ष का यह डिप्लोमा कोर्स जो है वो मोदी टेक के सामने बहुत छोटा है। विपक्ष का वंचित प्रेम केवल वाचन का प्रेम है। विपक्ष सिर्फ वाचन में इन चीजों को रखता है, यह कर्मणा कभी रहा ही नहीं। मोदी एक मूवमेंट का नाम है, जहां केवल करना करना और केवल करना। हम जाति गिनने वाले लोग नहीं, बल्कि गर्व प्रदान करने वाले लोग हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज वो फलीभूत रूप में सामने आपके दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी नवरत्नों का चयन किए हैं, ये नेशन को आगे ले जाने में अपने नरेंद्र मोदी जी के साथ डबल इंजन की जो सरकार, जिसकी बात हम कहते रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तमाम लोगों के अभियानों में कहा है, चुनावी अभियानों में, कि डबल इंजन जो है वो विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। बाबा साहेब जिस विष्णु को जैसी विरासत देना चाहते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जातिगत समीकरण बीजेपी ने इसके जरिए साधने की कोशिश नहीं की है, ये रणनीति नहीं है बीजेपी की? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि जो
कांग्रेस का जो इन्फेक्शन है मोदी जी के इंजेक्शन से वो इन्फेक्शन समाप्त हो रहा है। इस देश के जो कांग्रेस रूपी इन्फेक्शन है, हम धारा 370 हटाने की बात सोच रहे हैं और सोच हटा दिए, हटा करके खत्म कर दिए। भारत मां के मुकुटमणि से काली मां को समाप्त करके केसर का तिलक लगा दिया और कांग्रेस 370 करोड़ गिनने में व्यस्त है। तो कांग्रेस के करप्शन का, कांग्रेस के इन्फेक्शन का नरेंद्र मोदी नाम के इंजेक्शन से उपाय हो रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बाबा साहब का जो सपना था, जो महात्मा का सपना था, मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। जो बापू की विरासत थी, उस पर कांग्रेस जो सियासत करती आई है, बापू का जो राम राज्य का सपना था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था, नरेंद्र मोदी और प्राणवंत कर रहे हैं। वाचन में नहीं, कर्मणा राष्ट्रवाद के प्रतीक नरेंद्र मोदी आज नित नई इबारत लिख रहे हैं। ठीक है, नित नई ठीक है। और वैसे भी चुनावों में जब बीजेपी को जीत मिली सर, ये तो साफ बीजेपी ने वैसे भी कर दिया कि ये नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व का नतीजा है कि आपको इतनी बम्पर जीत पूर्ण बहुमत के साथ तीनों राज्यों में मिलती हुई नजर आई है। जाहिर है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत तो पैदा करती हुई नजर आ रही है। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत करती हूँ आपका दहाड़ में। लेकिन एक तरफ जहां पर लोकसभा चुनाव का बीजेपी ने एजेंडा क्लियर कर दिया है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हमलावर हैं, ये कहते हुए कि जब तक कांग्रेस है तब तक मनी हाइस्ट फिक्शन की जरूरत नहीं है। सर ये कह रहे हैं, धनंजय जी कह रहे हैं कि जो इन्फेक्शन आपका है वो नरेंद्र मोदी के इंजेक्शन से ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन बयानों के बीच में 2024 के लिए कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति को कैसे देखती है? सर, जनता त्रस्त है, मोदी मित्र मस्त है। मोदी जी का नाम जितना जपना है जप लें, लेकिन जनता जनार्दन से नहीं कोई नाता, सभी जगह हावी रहेगा चंदा दाता। प्रेम कुमार जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इन तीनों राज्यों में जब मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किया गया तो बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती हुई नजर आई। क्या आप इससे अग्री करते हैं? और दूसरा, एक बड़े वोट बैंक को बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिहाज से, और सबसे बड़ी बात इन चेहरों और वोट बैंक के माध्यम से बाकी राज्यों में सरकार बनाने के लिहाज से, क्या आपको बीजेपी की ये रणनीति, बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी मजबूत नजर आती है? बिल्कुल पूर्णिमा जी, मुझे बिल्कुल तैयारी दिखती है। और 1+2 के हिसाब से 3 प्रदेश में जो कॉम्बिनेशन बना है उसमें आदिवासी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ओबीसी भी हैं, ये कॉम्बिनेशन बना है, दलित भी हैं। तो इसके अलावा एक खास बात जो हमें देखने को मिलती है कि जैसे भजन लाल मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, तो इनको 2 जो साथी मिले, ये 2 साथी सहयोगी के तौर पर मिले। अब अगर मान लीजिए किरोड़ी लाल मीणा को बना देते डिप्टी सीएम, तो फिर वो दिक्कत होती सीएम को कि उनको कैसे टैकल करें। एक उदाहरण रख रहा हूं कि कोई बहुत सीनियर आदमी को बना देते तो दिक्कत होती, इसलिए ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि जो उनको सहयोग करे। तो एक तो इस बात का ध्यान रखा, उसके बाद जातीय समीकरण को देखा। और राजस्थान में खास तौर पर देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी जाति में वोट परसेंटेज है तो ब्राह्मण ने सबसे ज्यादा वोट किया है प्रतिशत रूप में भारतीय जनता पार्टी को। तो इस हिसाब से उन्होंने ब्राह्मण, इसके साथ सर सवर्ण 125 लोकसभा सीटों को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। हाँ। और वो बीजेपी का पहले से मजबूत वोट बैंक है, लेकिन उसको और ज्यादा मजबूती देने के लिए क्या बीजेपी इस चेहरे के साथ सामने आई? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जब से ब्राह्मण का चेहरा दूसरे जगह तो नहीं आया, राजस्थान में आया, तो हम इसलिए राजस्थान में कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट जो है ब्राह्मण ने ही दिया परसेंटेज वाइज, तो ये उसको रिवॉर्ड भी मिला। इसके अलावा जो बात आप कह रही हैं कि नेशनल लेवल पर सवर्ण को हमने छोड़ा नहीं है, सवर्ण वोट्स जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ। आज भी सबसे ज़्यादा वोटर्स जो का आकर्षण सवर्ण का बीजेपी के पास होता है, तो उसको उन्होंने राजस्थान से देखा और दिखाया। तो 2024 की तैयारी तो पूरी दिखती है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो हमें लगता है कि बीजेपी लीडरशिप ने एक अच्छा बैटरी ऑफ लीडरशिप दिया है। इसके बावजूद कि हम दूसरा पक्ष भी देखते हैं, दूसरी बात कि इसमें बीजेपी के भीतर ही बहुत सारे जो प्रोबेबिलिटीज थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो आहत भी हुई हैं। जो शिवराज जी के बयान में दिखता है कि भाई हम मर जाते लेकिन मांगने नहीं जाते, इस तरह के जो बयान होते हैं वो निराशा दिखती है। लेकिन देखिए, एक प्रयोग किया है तो उसमें सेटल आउट कर पाई है बीजेपी ने, इसको सेटल आउट कर दिया। आप जो कह रहे हैं कि अगर अंदर है भी कुछ
तो वो इस तरीके से बाहर नहीं आएगा। क्या बीजेपी इसको सेटल आउट कर चुकी है? इसको सेटल आउट कर दिया है नहीं मानते, हम उम्मीद रख सकते हैं कि सेटल आउट कर देंगे, क्योंकि अभी तुरंत घटना घटी है, इस पर हम कैसे कहें। अवधेश जी मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन धनंजय जी इसी पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा 52% वोट बैंक, छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा 9% वोट बैंक, राजस्थान में सवर्ण 30% वोटर नजर आते हैं सवर्णों के। ऐसे में इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी परसेंटेज और इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके साथ जो सवाल मैंने प्रेम कुमार जी से पूछा, क्या बीजेपी अंदर खाने अगर कोई निराशा है तो उसको सेटल आउट कर पाई है? फिर चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो जो उनके बयानों के जरिए नजर आता है। आज हमने वसुंधरा राजे की एक तस्वीर देखी, जब राजनाथ सिंह ने उनके हाथ में एक पर्ची दी तो थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित नजर आई और उसमें जाहिर है कि भजन लाल जी का नाम लिखा हुआ था। रमन सिंह की बहुत ज्यादा ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन अंदर खाने क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? पूर्णिमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता को पता है कि हम दायित्व बोध से बंधे हुए हैं, पद नहीं है, दायित्व बोध से बंधे हुए, और जिस दायित्व का जिस समय में निर्वहन करना है हम कर रहे हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सांचे में फिट है वो उसको पता है कि यहाँ तर्पण अर्पण समर्पण से राष्ट्र के लिए कार्यकर्ता का, अधिकारी का मतलब ही है जो अधिक कार्य करे वो अधिकारी है। ये हम लोग शुरू से सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, बताया गया है, और हम लोग इसी सांचे में ढले हुए लोग हैं। अब जो बात कह रही है मानवीय मन है, किसी के क्षणिक कोई प्रभाव हो सकता है, लेकिन कालांतर में या इन द लॉन्ग रन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन से बंधा हुआ व्यक्ति होता है और उसे पता है कि जब जो दायित्व दिया जाता है उस दायित्व बोध के साथ वो बंद करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए अहर्निश सेवा में समर्पित इदम राष्ट्र इदम नमः के सिद्धांत पर, जो हमारा आदर्श वाक्य है, जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश का उन्नयन और विकास कर रहे हैं, उसमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। ठीक है। अजय उपाध्याय जी, अब से थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जनता त्रस्त है, लेकिन जनता त्रस्त कहां नजर आती है सर? तीनों राज्यों में कांग्रेस को हार मिली और तेलंगाना में आपको जीत मिली, उसके लिए लगातार हम आपको बधाई दे रहे हैं। लेकिन तीनों राज्यों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखा गया, मैं मसलन राजस्थान की चलिए सबसे पहले बात कर लेती हूं। सवर्ण आबादी जो इंपैक्ट करती है बिहार को, छत्तीसगढ़ को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, कर्नाटक को, और जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात और उसके बाद बिहार में सवर्ण जाति की परसेंटेज नजर आती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का भी हाल है, वही हाल आपका मध्य प्रदेश का भी नजर आता है, ओबीसी के मायने, ओबीसी वोटर्स के, उनकी परसेंटेज के मायने। लेकिन जनता त्रस्त नतीजों में सर कभी भी नजर नहीं आती। लेकिन त्रस्त कौन होता है नतीजों में? कांग्रेस त्रस्त नजर आती है। तो नरेंद्र मोदी से जनता कैसे त्रस्त है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया मैडम। वाकई जनता त्रस्त नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सब जगह राम राम चल रहा है, सब जगह बल्ले बल्ले। नहीं सर, ये लाइन तो आपने कही थी, मैं तो इसको इलाबोरेट करवाना चाह रही हूँ आपसे। आपने कहा जनता त्रस्त है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि जनता त्रस्त कैसे है और वो नतीजों में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता सर? शुरुआत तो मैंने किया है, बोलने देंगे तभी तो आगे बोल पाऊंगा। जी सर, बोलूं मैं? यही अपने आप में आश्चर्यजनक है कि किसानों पर आपने देखा होगा किस तरह से जीप के चक्के चढ़े, किस तरह 700 किसान आंदोलन में मारे गए, डबल इंजन किसान इनकम हो गई किसानों की, 27 रुपए आए पर डे। किस तरह से एमएसपी जो डबल करने की बात थी वो भी हो गई। हाहाकार मचा हुआ है बेरोजगारी से। रोजगार मेला लगाते हैं और जो पत्र देते हैं वो पत्र पर जो है नियुक्ति नहीं मिल पाती। आज भी जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में सेना में जो इनको नियुक्ति पत्र मिल गई और रोजगार मेला में जो नियुक्तियां मिलती हैं उसके बावजूद उसको जगह पर नौकरी नहीं मिल पा रही है, ट्रेनिंग में नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। रेलवे का यही हाल है। पूरा देश देख रहा है किस तरह से मध्यम वर्ग का कमर टूट गया है महंगाई से। पेट्रोल खाने चलने सबका तेल जो है हो रहा है और जनता प्रसन्न है। यही आश्चर्यजनक है कि इसके बाद भी महिलाओं का देखा आपने इसी जंतर मंतर पर किस तरह से जो हमारी खिलाड़ी बहादुर बहनें थी उनके साथ क्या हुआ, पूरे मणिपुर से लेकर के पूरे देश में क्या हो रहा है। बावजूद यदि जीत रही है भाजपा। सर आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में आप महिलाओं की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आप महिलाओं को देखिए किस तरीके से बम्पर जीत। मेरा बहुत सीधा सा सवाल था सर, मेरा बहुत सीधा सा सवाल था। ये मुद्दे जो आप इस वक्त रख रहे हैं, ये मुद्दे उठाने का काम आपका है सर, और आप विपक्ष में हैं। ये मुद्दे उठाइए, जनता के बीच लेकर जाइए। लेकिन आप ये जो मुद्दे बता रहे हैं
ये कन्वर्ट क्यों नहीं होता? मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये था, और नतीजों में ये सामने क्यों नहीं आता है? अवधेश कुमार जी, 159 149 लोकसभा सीटों पर, सर मैं आ रही हूँ, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, अवधेश जी को मैं अभी तक डिबेट में नहीं ला पाई हूँ सर। अजय जी 10 सेकंड प्लीज सर। ठीक है सर, बोलिए जल्दी, 10 सेकंड सर। पूरा करने दीजिए। यही पूर्णिमा जी अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न है। भाषण देने के लिए जगह दी गई है। आप अगर फैक्ट्स पर बात करना चाहते हैं, डेवलपमेंट पर बात करना चाहते हैं, तो डाटा पर बात करिए। आप लगातार बताए जा रहे हैं चुनाव का मंच आपने पूर्णिमा जी थोड़ी किसी को दे दिया है कांग्रेस पार्टी को। चुनाव खत्म हो गए, आज फैक्ट्स पर बात हो रही है। आज 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। इस देश में 1 लाख बैंक थे, आज 1,70,000 बैंक के खाते हैं, और 38,000 बैंक के अकाउंट है, 238 करोड़ बैंक, 38 करोड़ रुपए के अकाउंट है, 238 करोड़ रुपए के अकाउंट है। आज $2 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमने बढ़ा दिया है। आज हम कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आज 12.5 करोड़ किसानों को नहीं करता, सुविधाएं जा रही है। ये चुनाव को प्रचार करने के लिए मंच थोड़ी मिला है आपको या किसी को भी। भाग गए हो अवधेश जी, मेरा सवाल यही है आपसे, बीजेपी की स्ट्रैटेजी, कांग्रेस, आपने सुना, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी सर। 2024 का चुनाव सामने है, बीजेपी लगातार जीतती जा रही है, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन कांग्रेस अभी भी उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। और बीजेपी का आप होमवर्क देखिए सर, 2024 के लिहाज से बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में अपने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया, और ओवरऑल अदर स्टेट्स को वो इंपैक्ट कर रहे हैं। अलग अजय जी छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ से बहस हो रही थी, उनको रुकना चाहिए था। देखिए ऐसा है कि 2024 तो एक लक्ष्य है ही, राजनीतिक पार्टी है तो 2024 की दृष्टि से तैयारी करना, उसको जीतना, और जीतने के बाद फिर अपनी नीतियों को लागू करना। जो कास्ट का इक्वेशन आप बता रही हैं उसमें भी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि जब आप कास्ट देते हैं तो भारत में जाति व्यवस्था एक सच्चाई है। लेकिन अगर गहराई से देखेंगे ना तो इसमें बहुत ही दूरगामी इसके पीछे सुविचारित नीति है, जो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस सब की विचारधारा, इसके लंबे लक्ष्य की भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, कैसी राजनीति चाहते हैं, उसके दृष्टि से बड़े संकेत है। पहला तो यह है जो मैंने बताया, नरेंद्र मोदी के जो 3 लक्ष्य हैं इस समय। पहला लक्ष्य है कि जो हमारी आइडियोलॉजी के जो घोषित एजेंडा था उसको अपने ही कार्यकाल में हमको पूरा करना है, तो हमको उस अनुरूप टीम चाहिए यहां से लेकर, क्योंकि वो अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ना है। जो सेकंड है कि जो क्राइसिस 2006 से बीजेपी में पैदा हो गई थी कि लीडर नहीं दिख रहे थे, तो हमारे बाद भी लॉन्ग टर्म 20, 25, 30 साल तक लीडरशिप क्राइसिस नहीं रहे, वो कोई भी स्टेट से लीडर यहां आ सकता है। तीसरी जो समस्या रही है भारत की राजनीति की और बीजेपी की भी, कि कुछ नेताओं के नाम से पहचाने जाते रहे। एक नेता के नाम से कोई स्टेट है, वो नेता लोकप्रिय है तो चुनाव जीता, नहीं तो गिरा, फिर हम सेंटर के लीडर हो गए तो हम स्टेट में कैसे रह सकते हैं। इसको उन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की। अवधेश जी एक बात और ऐड करिएगा, और प्रेम जी इस पर आपकी भी 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना होगा। क्या ये जो चेहरे सामने आए हैं इसमें आपको ये भी नजर आता है कि राज बदले ना, आने वाले 5 साल बाद जब यहां पर विधानसभा चुनाव होंगे तो वो लीडर पार्टी को जीत उस राज्य में दिला सके, क्या उस आधार पर भी ये चेहरे सामने लाए गए? बिल्कुल लाए गए। ये तीनों चेहरे में सबसे बड़ी समानता यह है कि तीनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी परिषद से निकले हुए विचारधारा की दृष्टि से प्रतिबद्ध रहे हिंदुत्व के प्रति। जो भरतपुर है वो मेवात का इलाका है, जब मेवात और नूह में दंगे हुए, जो धर्म यात्रा पर हमले हुए थे, तो भजन लाल शर्मा ने उस आंदोलन को वहां लीड किया था। गोरक्षा का आंदोलन और पूर्वी राजस्थान की ये बेल्ट है, तीनों कांग्रेस की पकड़ तीनों राज्यों में चाहे मोहन यादव हो चाहे साय हो, तो भविष्य की दृष्टि से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को जिस हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और जो उसके साथ जो सामाजिक न्याय है, इन तीनों के मेल से ले जाना चाहते हैं। तीनों चेहरे उसके प्रतीक हैं और ये एक लॉन्ग टर्म व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आप आलोचक हो, समर्थक हो, लेकिन चाहे आप पद्म पुरस्कार के रूप में देखिए, मुख्यमंत्रियों के चयन रूप में, सर्वसामान्य कार्यकर्ता में से लोगों में से उठा करके लाए हैं। हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, ये स्थिति। प्रेम सर, क्या ये जो मैंने सवाल पूछा कि राज कायम रहे, फिर चाहे एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा उठाया जाए, चाहे कोई मुद्दा उठाया जाए, सब सिफर नजर आए, लेकिन सरकार कायम रहे, सरकार रिपीट हो, ये भी आपको इन मुख्यमंत्रियों के चेहरे के जरिए नजर आता है बीजेपी की रणनीति में? देखिए, बीजेपी की रणनीति तो निश्चित रूप से वही है जो अवधेश जी बोल रहे हैं कि आगे का लीडरशिप हम तैयार करें और आने वाले समय में जीत को एक अलग ढंग से उसकी फ्रीक्वेंसी बनाएं।
पर एक जो अहम बात है आलोचनात्मक नजरिए से, वो ये है कि ये विधायकों की चॉइस नहीं है, ये ऊपर से थोपा गया लीडरशिप है। क्यों लगता है सर आपको ऐसा? ऊपर क्यों लगता है आपको ऐसा? हाँ, क्योंकि इवन विधायकों से मशवरा तक नहीं हुआ है, सीधे नाम घोषित हुए हैं, उस पर समर्थन किए गए, एकदम से पैटर्न ऐलान तो बदला सर विधायक दल की बैठक में ही हुआ है ना, बिल्कुल। 1-to-1 बातचीत क्या पर्यवेक्षकों ने विधायकों से नहीं की? बिल्कुल, पर्यवेक्षक की भूमिका अब कंसल्टेंसी और उसके आधार पर धनंजय नाम गिरि जी, चुनने ऐसा की है नहीं क्या? हो गई है, बल्कि एक नाम धनंजय जी, ऐसा लेकर है के क्या कि विधायकों से पूछा ही नहीं गया, सीधे एक पर्ची में नाम लिखकर आ गया और ऐलान कर दिया गया? प्रेम जी बड़े भाई हैं, बात करने आए हैं तो कुछ तो कहेंगे, कुछ कहना है इनको तो जो मन करे कह देंगे, इन कहने के लिए तो उखरी हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ किसी विधायक ने को अपोज किया, क्या सबकी सर्वति सर्वानुमति, सबके अनुमति और सबके जो विचार से, जो मंथन से जो अमृत निकला, वही अमृत आपके सामने है। और देखिए सबके बीच में कैसे हर्ष का माहौल है, किस तरह से खुशी का माहौल है, किस तरह से सारे लोगों की सहमति। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, तो हम लोग कोई लोकतंत्र दिवस थोड़े मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक व्यक्ति एक वोट, और एक व्यक्ति एक वोट की कीमत को नरेंद्र मोदी जानते हैं, पहचानते हैं और सबको सम्मान देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गणतंत्र एक एक व्यक्ति का सहमतियों का सम्मान है। और हमारे यहाँ जिसकी लगातार लेकिन आपने खुद ने उस क्षणिक नाराजगी का जिक्र आपने खुद ने शुरू में किया था, लेकिन बहरहाल पार्टी की तरफ से नाम का ऐलान कर दिया गया सर। प्रभाव पड़ता है जी, तीनों राज्यों में अब मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम ऐलान हो चुका है, और इसके साथ साथ सरकार क्योंकि आपकी बनने ही जा रही है, शपथ ग्रहण समारोह की तारीखें भी लगभग सामने आ चुकी है।